हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़ चली हुई है जिसमें हम आपको डीएसएस स्टडी करवा रहे हैं और जितनी भी डीएसएस के पहली जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से कल तक हमने जो स्टडी किया है जितने टाइप के आपके स्टील होते हैं सारे टाइप की स्टील की स्टडी कर दी थी। अब उसके बाद जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका स्टील का बिहेवियर, कि जब आपका स्टील अंडर ए टेंशन में होता है तो स्टील का बिहेवियर कैसे होता है और जब स्टील आपका अंडर इन कंप्रेशन होता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। आज इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं, चाहे वो आप इंटरव्यू पर्पज से देखो चाहे आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड से देखो। ठीक है डियर, तो आइए अब हम चलते हैं, इसके देख लेते हैं आगे का टॉपिक कि क्या है, ये क्या बोलता है। ठीक है, तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ अंडर टेंसाइल लोड, कि बिहेवियर कैसा रहता है जब स्टील आपका टेंशन में हो। टेंशन मतलब जब हम उसको पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। तो इसके लिए हम एक टेस्टिंग मशीन यूटीएम में इसको करते हैं। कहाँ करते हैं भाई? यूटीएम मशीन में। तो आइए अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ कि डायग्राम कैसे होता है भाई। कुछ इस तरह से ये डायग्राम आपके पास होता है, दैट इज़ कुछ इस तरह से डायग्राम होता है, इस तरह से ये डायग्राम आपका होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जिस साइड में आप एक बंडल टाइप में लगे हुए हैं, जैसे आप जिम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये भी है, दैट इज़ जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखना है कि स्टील का बिहेवियर चेक कर रहे हैं हम। जब स्टील का बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो ये बंडल टाइप आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जहाँ से आपने क्या किया, इसको पकड़ के रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भाई? यहाँ पे आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है। इस वाले जोन से आपने इसको क्या रखा हुआ है भाई? सोच लो, इस वाले एंड से आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से भी इसको आपने पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पे है जो आपने अंदर अपना स्टील रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका ये वाला जहाँ से अपने इसको हैंडल किया है, ये क्या करता है? सिर्फ आपके स्पेसिमन को, आपके रेनफोर्समेंट को क्या करते हैं? हैंडल करके रखता है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा दैट इज, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं डियर? इसको बोला जाता है ग्रिप लेंथ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है डियर? ग्रिप लेंथ बोला जाता है। कौन सी लेंथ है? ग्रिप लेंथ। इसका कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ आपके स्पेसिमन को ये क्या करता है? हैंडल करता है। और यहाँ पे जो है आपकी, यहाँ पे क्या है आपकी? दैट इज रेनफोर्समेंट है। यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई है और दिस रीजन इसको बोला जाता है डियर, इस वाले पार्ट्स को आप क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है गेज लेंथ। क्या बोला जाता है इसको डियर? गेज लेंथ बोला जाता है। कौन सी लेंथ? दैट इज गेज लेंथ बोला जाता है। ठीक है, या जिसको मैं LG से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अब देखो हम जब यहाँ पे इसको डालते हैं इसके ऊपर, ये कुछ दिखता कैसे है? ये कुछ आपको इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा होता है भाई? इसके ऊपर फोर्स आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है। कैसा फोर्स लग रहा होता है? टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है दैट इज कंप्रेशन फोर्स नहीं लग रहा होता है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है। क्योंकि जो बाकी वाले सेक्शंस थे आपके, जैसे आरसीसी में था तो आरसीसी में आप क्या कर रहे थे? कंप्रेस कर रहे थे, बट यहाँ पे कंप्रेस नहीं कर रहे, यहाँ पे इसके ऊपर आप लोड लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपके पास ये क्रॉस सेक्शन बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको आप कहाँ पे ले जाओगे? यहाँ से भी आप लोड लगाओगे और यहाँ से भी आप लोड लगाएंगे डियर। इसको हम ले जाएंगे अपनी यूटीएम मशीन में। कहाँ ले जाएंगे? यूटीएम मशीन में। और ये क्या है? इसकी गेज लेंथ है। ठीक है, ये क्या है भाई? इसकी गेज लेंथ है। क्लियर है? यह है आपका जो हैंडल जिससे आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है और पकड़ने के बाद आपने इसको क्या किया? पुल करना स्टार्ट कर दिया है। जब इसको पुल करना स्टार्ट कर दिया है तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आई। जो आपने जो ये टेस्ट स्पेसिमन लिया डियर, ये कहाँ से लिया? ये भी क्वेश्चन है। जो आपने ये टेस्ट स्पेसिमन जो लिया, ये अकॉर्डिंग टू IS कोड के मुताबिक ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका IS बोले तो 1608, वहाँ से लिया गया है डियर। ठीक है, इस टेस्ट को जो हम परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, आपको सिर्फ इस टेस्ट में जो डियर परफॉर्म करते हैं, हम कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? इसको यूटीएम पे परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे क्या करते हैं? इसको हम डियर परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। ठीक है सर, इसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
कितने टेम्परेचर पे करते हैं, ये भी पूछा जाता है एट ए रूम टेम्परेचर पे। कहाँ पे किया जाता है, इसको एट ए रूम टेम्परेचर पे ही किया जाता है, और रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो टेस्ट स्पेसिमेन वो IS 1608 है, कहाँ पे करेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे है। और यहाँ पे जो लोडिंग क्राइटेरिया है, जो यहाँ पे लोडिंग दी जाती है डियर, वो कैसी दी जाती है, जो यहाँ पे लोडिंग दी जाती है वो यूनी एक्सियल दी जाती है, यूनी एक्सियल। अब आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है, चाहे अब जरूरी नहीं है कि जो यूनी एक्सियल लोड हो सकता है वो टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। जब आरसीसी में स्टडी करते तो वहाँ पे यूनी एक्सियल लोड कंप्रेशन लगाया जाता था, जब हम किसके ऊपर, अपने क्यूब के ऊपर। बट जब स्टील की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे यूनी एक्सियल लोडिंग का बिहेवियर कैसा रहता है, आपका टेंशन रहता है। कैसा रहता है, टेंशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर आपके पास दो चीज़ें याद रखनी हैं कि जो सेक्शन होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के सेक्शन परफॉर्म होते हैं। सेक्शन कितने टाइप्स के रहते हैं, यहाँ पे सेक्शन आपके यहाँ पे दो टाइप्स के रहते हैं। एक सेक्शन तो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है डियर, एक सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है और दूसरा सेक्शन आपके पास सर्कुलर होता है। दूसरा कौन सा होता है भाई, सर्कुलर होता है। जो रेक्टेंगुलर होता है डियर, उसकी जो लेग लेंथ निकाली जाती है, यानी कि गेज लेंथ जो निकाली जाती है, दैट इज 5.65 रूट ऑफ ए नॉट। ए नॉट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, रेक्टेंगुलर का। ए नॉट क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब सर्कुलर का कैसे निकालेंगे डियर, आपकी गेज लेंथ इज इक्वल टू 5 डू। ठीक है, और डी क्या है डियर, यहाँ पे या तो डाया ऑफ सर्कुलर सेक्शन लिख दो या फिर डाया ऑफ रोड लिख दो, दैट इज डाया ऑफ रोड। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा डियर, इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन। ज़्यादा कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि जो हम यहाँ पे स्टडी करें डियर। ठीक है, तो आइए, ये है डियर आपका बिहेवियर ऑफ अंडर टेंसाइल स्टील। पहले आपको अगर बिहेवियर पता होगा तभी आप मूव कर पाओगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे। अब हाँ सर, जब इसको हमने यूटीएम मशीन पे ले गए तो कुछ ना कुछ बिहेवियर आया होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजिंग आए होंगे। तो जो इसमें चेंजेस आए वो क्या चेंजेस आए, अब उसकी स्टडी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील बनाएंगे। ठीक है, और इसका बिहेवियर कैसा है, यानी कि इसका मतलब क्या है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का मतलब है कि हमने बिहेवियर ऑफ स्टील देखना है अंडर ए टेंसाइल लोड। कैसे देखना है, अंडर इन टेंशन, अंडर इन टेंशन में देखना है। तो ये चीज़ आपको पता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग इसको मैंने प्लॉट किया है। जो आपका ये एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने स्ट्रेन बताया है और वाई एक्सिस के अलोंग इसका स्ट्रेस है। तो ये कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बन जाता है। और दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डैश, सी, डी, ई एंड एफ, कुछ इस तरह के पास आपके पास इमेज आ जाती है। यहाँ पे अब इसको मैं कुछ इस फॉर्मेट में दिखा सकता हूँ। इसको, ये आपके पॉइंट है, हो सकता है वो 0.1125 हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट आया होगा दैट इज 0.0015, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपके पास पॉइंट आया होगा, और यहाँ पे दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट आया होगा। ठीक है, ए पॉइंट क्या है आपका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ओ से ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ठीक है, और बी पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट कौन सा है आपका, बी पॉइंट जो आपके पास है ये इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है। और ओ से बी क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, ओ से बी आपको रिप्रेजेंट करता है डियर स्ट्रेट लाइन। अब सी डैश क्या है आपका, अपर यील्ड पॉइंट, और सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, और सी से डी क्या है आपका, प्लास्टिक जोन है। अगर सी से हम इधर आए तो आपका इलास्टिक है, और सी से डी उधर चले जाएं सारा प्लास्टिक बन जाएगा। अब डियर डी से ई क्या है आपका, स्ट्रेन हार्डिंग है, यानी कि आपके स्ट्रक्चर का दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गया है। और ई से एफ क्या है आपका, नेकिंग जोन है, जहां पे जो स्लोप आपका 4% का इंक्रीमेंट हुआ उसी स्लोप का आपका फिर से क्या हो गया, 4% डिक्रीज हो गया। और अंत में आपका एफ पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे आपका मटेरियल क्या हो गया है, फेल हो गया है। और सर जो ये एफ पॉइंट है, जो ये ई पॉइंट जो आपके पास है, ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है डियर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जिसको मैं डिनोट करता हूं डियर एफ यू से। और जो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे आपके पास जो स्ट्रेस रहती है दैट इज यील्ड स्ट्रेस। और इसी सी पॉइंट पे हम अपर यील्ड पॉइंट पे कभी भी स्ट्रेस को मेंशन नहीं करते। जो भी आपकी स्ट्रेस मेंशन की जाती है वो लोअर यील्ड पॉइंट पे मेंशन की जाती है, दैट इज एफ वाई। अब इसके वन बाय वन करके हम इसके पॉइंट्स को स्टडी करते हैं कि क्या कहता है, ओ से ए पॉइंट क्या है और ए पॉइंट क्या है डियर।
ठीक है। जो पॉइंट ए है डियर, आपका पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पॉइंट ए है वो रिप्रेजेंट करता है आपका, क्या रिप्रेजेंट करता है डियर? वो रिप्रेजेंट करता है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। क्या रिप्रेजेंट करता है डियर? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या करता है ये डियर? रिप्रेजेंट करता है। और जो पॉइंट ओ से ए है, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, बार बार थोड़ा सा कंफ्यूज। ओ से ए क्या है? स्ट्रेट लाइन है और लीनियर कर्व बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे? ओ से ए क्या है? ओ से ए जो रिप्रेजेंट करेंगे हम, दैट इज, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे डियर? वो आपको स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे और लीनियर कर्व रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज लीनियर कर्व, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और लीनियर कर्व को रिप्रेजेंट करता है। सर अब ये क्वेश्चन ये उठता है फर्स्ट कि सर इसका मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन और लीनियर कर्व का? स्टूडेंट, इसका मतलब होता है आपका कि यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग पाथ विल बी सेम। यहाँ पे क्या है डियर? इस वाली कंडीशन में आपके पास इसका मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ विल बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ क्या है आपके पास? पाथ विल बी सेम है। सर ये कैसे? देखो स्टूडेंट, ये कैसे होता है कि जब आपने पीछे अपनी यूटीएम मशीन पे इसको ले गए तो जितना मर्जी चाहा आपने इसको खींचा, मतलब यहाँ पे मतलब आपने इसको क्या किया? आपने इसको मतलब पुल करना स्टार्ट किया। तो ये पुल किया सर हमने, बिल्कुल ये आपने पुल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जब आपने मतलब जहाँ लास्ट स्टेज तक पुल किया कि जहाँ तक हो रहा है, आपने देखा कि जैसे ही इसने पुल किया और पुल को जैसे ही आपने क्या कर दिया? पुल को हटाया। जैसे ही आपने लोड को हटाया तो लोड को हटाने से पे क्या हुआ डियर? ये कुछ अपनी ओरिजिनल शेप में आया। तो यहाँ पे मतलब ये जो आपने क्या किया? अनलोडिंग किया और दूसरा आपने डियर क्या किया? लोडिंग किया। इस पे क्या किया? हाँ, लोडिंग। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोडिंग और अनलोडिंग पाथ कैसे रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और डियर ये सबसे पहले किसने एब्जॉर्ब किया? पहला पॉइंट ये है कि हाँ सर यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग पाथ तो सेम है। सबसे पहले डियर इसको एब्जॉर्ब किया फर्स्टली, ठीक है, कि सबसे पहले जो इसको एब्जॉर्ब किया डियर वो किसने किया? उसको लिखता हूं मैं। फर्स्टली दिस स्टेटमेंट या दिस रूल या दिस स्टेटमेंट इज एब्जॉर्ब्ड। किसने एब्जॉर्ब किया डियर? ऑब्जॉर्ब्ड। इसको सबसे पहले एब्जॉर्ब किया डियर, दैट इज एब्जॉर्ब किया किसने? हुक्स साहब जी ने इसको एब्जॉर्ब किया कि भाई ऐसा होता है। सबसे पहले किसने एब्जॉर्ब किया इसको? हुक्स जी ने इसको एब्जॉर्ब किया है कि भाई आपका लोडिंग और अनलोडिंग पाथ सेम हुआ। और जब उसको एब्जॉर्ब किया तभी डियर उसने यहाँ पे बोला कि दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब उसने कहा है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई कांस्टेंट, ठीक है, ई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना डियर, इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हमने ई लगाया, दैट इज ई। अब सर ये ई कैसे? कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है डियर यहाँ पे कि आपके पास सपोज कीजिएगा आपके पास यहाँ पे ये सेक्शन था, एक ये सेक्शन था। इसका मतलब है कि जस्ट अगर आपका सर स्ट्रेस बड़ा होगा तो स्ट्रेन भी बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा जी, तभी तो वेरीफाई हुआ है। बट डियर अगर यहाँ पे आपने एक यूनिट का स्ट्रेस बढ़ाया तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्ट्रेन भी एक ही यूनिट का बड़ा होगा, हो सकता हो 0.0001 बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि इक्वल यूनिट नहीं कह सकते हम। और दूसरी तरह से मैंने दूसरी यूनिट को फिर बढ़ाया तब भी फिर तब सेकंड बारी ऐसा नहीं हुआ कि 2 यूनिट का मैंने स्ट्रेस लगाया तो 2 ही यूनिट का स्ट्रेन भी बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा जरूर होगा बट कम बड़ा होगा, दैट इज 0.002। तो इसी वजह से डियर ये आता है दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का साइन। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी मतलब कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस अगर 2 यूनिट का बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ेगा बट कम बढ़ेगा, ठीक है, दिस इज द कंडीशन। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। सर ई क्या है यहाँ पे? ई जो है यहाँ पे दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है डियर,
ठीक है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है डियर, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है सर, ये तो हमें पता लग गया है कि सर ऐसी कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि पॉइंट ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें डियर, पॉइंट ई क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखो तो जो पॉइंट ई का जो मेरे पास रिलेशन आया, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इज इन टू स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर मैं ई निकालूं तो ई क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस क्या है मेरे पास, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और जो स्ट्रेन क्या इसके बेस में है, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब डियर ये कंडीशन कुछ ऐसी आ गई परपेंडिकुलर बेस, तो ऑब्वियसली बात वहां पे कोई ना कोई थीटा आएगा, और वही थीटा आप यहाँ क्या कहलाते हैं, दैट इज स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डियर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में कितना कर्व है वो कौन रिप्रेजेंट करता है डियर, आपका ई रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है डियर, प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है डियर, क्लियर है। उसके बाद थर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टीफनेस ऑफ द मटेरियल। थर्ड इज स्टीफनेस ऑफ द मटेरियल को भी क्या करता है डियर, रिप्रेजेंट करता है, स्टीफनेस ऑफ द मटेरियल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हो रहे होंगे कि सर ये क्या बता दिया आपने, कोई बात नहीं। अब देखिएगा डियर, यहाँ पे कंडीशंस कुछ और रहती है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट बनाता हूँ मैं आपके सेक्शन, कि मान लेते एक ये सेक्शन है आपके पास और एक ये वाला सेक्शन है आपके पास। ठीक है, कुछ इसका स्लोप कुछ ये है और इसका कुछ ये गया हुआ है। ठीक है डियर, अगर हम यहाँ पे इसके स्लोप को कैलकुलेट कराऊं तो इसका स्लोप कुछ ज़्यादा ही होगा और इसका स्लोप कुछ कम होगा। यानी कि मैं बोल देता हूँ इसका स्लोप क्या है, या जो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ई, यानी कि इसका ई ए क्या है, ज़्यादा है, और ये स्लोप बी है, इसका स्लोप क्या है, ई बी कम है। ई, क्योंकि भाई ये स्लोप को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे नोट कर ली है। अगर मैं डियर इसको एक डायग्राम पे दिखाता हूँ, पूरा का पूरा कुछ ऐसा ये कंडीशन बन रहा होगा आपके पास फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे ए डायग्राम ये और दैट इज बी डायग्राम ये, कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, तो जब हमने इस वाले डायग्राम को बनाया तो कुछ इस तरह से बना होगा, यानी कि आपके पास इतनी डिफ्लेक्शन आई। ठीक है, जब आपने ये वाला डायग्राम यहाँ पे बनाया डियर, तो यहाँ पे आपके पास कितनी आई भाई, ये वाली कंडीशन आई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेल्टा आया होगा। जब आपका ये वाला स्लोप था तो ये वाले स्लोप में ये आया होगा, और इस वाले स्लोप को आगे ले गए तो ये आ गया। तो यानी कि आपके पास ये डेल्टा आया होगा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, इसको ए और इसको बी। तो यहाँ से मुझे देखने पे क्या मिला, यहाँ पे मुझे देखने से एक चीज़ तो पता लगी सर, कि जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका डिफ्लेक्शन कम है, और जिसका स्लोप ज़्यादा कम है उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो ई ए का डिफ्लेक्शन क्या है डियर, कम है, और इसका ई बी का डिफ्लेक्शन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ फाइनल कंक्लूजन कि ई की क्या हुआ भाई, कि जो आपके पास सर डिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है, यानी कि आप ई बढ़ाओगे ऑब्वियसली बात है आपका डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा सॉरी। ठीक है, तो आप कैसा चाहोगे, ए मटेरियल चाहोगे या बी मटेरियल चाहोगे? अरे भाई मैं तो वो मटेरियल चाहूंगा जिसमें क्या हो, डिफॉर्मेशन कम हो। और डिफॉर्मेशन किस में कम होता है सर, ऑब्वियसली बात है आपका जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी मतलब उसकी स्लोप ज़्यादा होगा। तो आपको देखा है कि दो सेक्शन हैं, एक स्टील, एक में आपने स्टील यूज़ किया और एक में आपने एल्यूमिनियम यूज किया। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इन दोनों में से बताओ भाई कौन सा सेक्शन बेटर वाला है। तो ऑब्वियसली बात मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा सर स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, दैट इज 200 गीगापास्कल है, और एल्यूमिनियम की कितनी है, दैट इज 70 गीगापास्कल है। तो मुझे पता है कि जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है उसका डिफ्लेक्शन कम होता है। तो ऑब्वियसली बात है 200 वाला यूज़ किया मैंने, तो 200 वाले का डिफ्लेक्शन क्या है, कम है, और 70 वाले का डिफ्लेक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो यही कंक्लूजन होता है डियर कि आप ई का कंसेप्ट क्यों लेते हो, दिस इज द ई। ठीक है, तो ये तो आपका ई क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम आगे मूव करते हैं। अब आ जाता है सर इसमें स्टिफनेस का मतलब क्या होता है।
स्टिफनेस का मतलब डियर कुछ भी नहीं होता है, स्टिफनेस भी बिल्कुल एज इट इज यही होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। स्टिफनेस भी मटेरियल में ये होगा कि जिस मटेरियल का स्लोप जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल भी उतना ही स्टिफ होगा। ये कंसेप्ट याद रखना आपने। तो स्टिफनेस का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब होता है इसका, रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। और रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है डियर? इसका मतलब या तो आपका सेक्शन डिफॉर्मेशन कर रहा है या आपका डिफ्लेक्शन दे रहा है, डिफॉर्मेशन दे रहा है या फिर डिफ्लेक्शन दे रहा है, यही चीज है। या तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुई होगी या उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुई होगी। ठीक है, तो सर देखते हैं कैसे डिफॉर्मेशन हुई और कैसे डिफ्लेक्शन हुई होगी। तो यहाँ पे आपके पास दैट इज डिफॉर्मेशन, यहाँ पे दैट इज डिफॉर्मेशन आएगा और यहाँ पे आपके पास दैट इज डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, देखो डिफ्लेक्शन आएगा। जब भी डियर हम डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब भी कभी जब डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो आप प्रिज्मेटिक बार की स्टडी करते हैं। किसकी? प्रिज्मेटिक बार की स्टडी करते हैं। और जब भी डियर डिफ्लेक्शन की बात आती है तो आप बीम की स्टडी करते हैं, यानी कि हम बीम के लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन है तो दैट इज प्रिज्मेटिक बार, दैट इज प्रिज्मेटिक बार। ठीक है, और जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा तो दैट इज, तो आपका बीम आएगा, तो आपका बीम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रिज्मेटिक बार का डायग्राम मैं बनाता हूं आपके सामने। ये मान लेते हैं आपके पास कोई प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको मैं इधर बना लेता हूं। भाई क्या हो गया? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूं ताकि मुझे गैप बच जाए। ठीक है, तो ये बनाया मैंने, यहाँ पे कुछ ये बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टेंसाइल फोर्स दी P। जब मैंने डियर इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाई तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई ना कोई क्या हुआ होगा, डिफ्लेक्शन हुई होगी। तो दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डेल्टा L। और ये क्या है आपके पास? L है, L है। तो प्रिज्मेटिक बार है तो डेल L इज इक्वल टू, आपने सभी ने पढ़ा है, PL अपॉन AE, कुछ यही तरह है, PL अपॉन AE। तो यहाँ से PL और AE ये क्या है आपके पास? यहाँ पे E और डेल L, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ से भी तो मुझे यही मिल रहा है कि अगर E बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होगा। डिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा। अगर मैं आपकी बीम की बात करता हूँ, ये आपके पास दैट इज बीम है, बीम के ऊपर कुछ यूडियल लगाया गया है। और जब कुछ यूडियल लगाया गया है तो कुछ ये बैंड होने की कोशिश करेगा, तो बैंड होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? आप सभी ने पढ़ा है कि 5/384 WL की पावर 4 अपॉन EI। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाऊं तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, तो मुझे यहाँ पे भी तो यही मिल रहा है। तो बीम के केस में भी कुछ यही मिल रहा है। तो स्टिफनेस भी क्या बोलता है? स्टिफनेस भी यही बोलता है कि जिस मटेरियल का स्लोप जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना स्टिफ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि दैट इज कि डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस, कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं ताकि आपको याद रहे। E बढ़ेगा तो स्टिफनेस भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे डिफ्लेक्शन भी आपका बढ़ने वाला होगा। ठीक है डियर, तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपके पास ये सेक्शन दे दिया है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट स्ट्रेसेस लगा रहा हूँ। कैसे स्ट्रेसेस लगाई मैंने? कांस्टेंट स्ट्रेसेस लगाई यहाँ पे। और जो ये हमारे पास डिफरेंट है, एक सेक्शन ये हो गया, ठीक है, दूसरा सेक्शन मेरे पास ये हो गया, ठीक है, और तीसरा सेक्शन भी मैं बना लेता हूँ, तीसरा सेक्शन ये हो गया, ठीक है, 4 सेक्शन लेके चलता हूँ और 4th सेक्शन मेरे पास ये हो गया। ठीक है, दिस इज A सेक्शन एंड दिस इज B सेक्शन एंड दिस इज C सेक्शन एंड दिस इज D सेक्शन। और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि विच मटेरियल इज मोर स्टिफ, पूछा जाए कि विच मटेरियल इज मोर स्टिफ, कि कौन सा मटेरियल है आपके पास सबसे ज़्यादा स्टिफ है, मोर स्टिफ है, यही पूछेंगे आपसे कि कौन सा मटेरियल मोर स्टिफ है। तो आपको पता है जिसका E सबसे ज़्यादा होगा वो मटेरियल क्या होगा? ज़्यादा स्टिफ होगा। तो ज़्यादा स्टिफ वाला मटेरियल यहाँ पे कौन सा है डियर? A है, क्योंकि A का स्लोप क्या है? तो मैं लिखूंगा A मटेरियल, A का जो मटेरियल है वो मोर स्टिफ है। A का मटेरियल क्या है डियर? मोर स्टिफ है।
सर क्यों है मोर स्टीप? क्योंकि भाई उसका स्लोप क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका ई सबसे ज़्यादा है, और जब सबसे ज़्यादा है तो क्या है, मोर स्टीप है। और सर अगर बाकी और सी और डी तो इंटरमीडिएट है। अगर डी की बात करूँ मैं तो डी कैसा है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है। जब ये डियर फ्लेक्सिबल मटेरियल है तो इसका मतलब क्या है, लेस स्टिफ है। क्या है, लेस स्टिफ है। और लेस स्टिफ आपका मटेरियल कब होता, जब उसका स्लोप क्या हो, सबसे कम हो। तो दिस इज द कंडीशन। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके इस टाइप से कि कौन सा मटेरियल ज्यादा स्टिफ है डियर। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया स्टिफनेस। आगे चलते हैं डियर कि पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम बिल्कुल अपने कॉपी पे बना के रखिएगा और मैं आपको बार बार पीछे नहीं जाऊंगा। तो जो पॉइंट बी है रिप्रेजेंट, वो इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है डियर, इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। और जो पॉइंट ओ से बी जा रहे, ओरिजिन से भी अगेन स्ट्रेट लाइन, कैसा, स्ट्रेट लाइन और लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन और लीनियर कर्व। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और लीनियर कर्व। अब डियर क्वेश्चन उठता है सर ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है। भाई ये आपके स्पेसिमन की सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है यहाँ पे। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द स्पेसिमन विच रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो मैं बड़े ध्यान से लिख रहा हूँ डेफिनेशन आपको भी कि इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है डियर, इट इज द maximum stress, it is the maximum stress of the specimen which regain its original shape, ठीक है। ये क्या होता है, it is the maximum stress at which to regain its original shape। ठीक है, हर पॉइंट को यहाँ पे हम देखेंगे। सर ये जो आपने कहा है रिगेन का मतलब क्या होता है। रिगेन का मतलब जो होता है डियर, रिगेन मतलब कि इसका लोडिंग और अनलोडिंग पाथ विल बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ विल, सॉरी, रिगेन का मतलब क्या है, रिगेन का मतलब है आपके पास कि मटेरियल लोडिंग, हाँ सेम है, लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ विल बी सेम। तो दैट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ विल बी सेम। इसका मतलब भी यही हुआ, ठीक है, कि वहां पे लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ भी कैसा है आपका, सेम है। अब ओ से भी स्ट्रेट लाइन और लीनियर कर्व है तो ऑब्वियसली। एक और इंपॉर्टेंट की डियर, जहां पे भी आपको इलास्टिक दिख जाए, जहां से भी आपको इलास्टिक दिख जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो लोडिंग और अनलोडिंग पाथ वहां पे कैसा है, सेम है। इसका भी मतलब क्या है कि जहां पे भी आपको इलास्टिक वर्ड दिख जाए तो दैट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ विल बी सेम। लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ विल बी सेम। लोडिंग पाथ विल बी सेम। ठीक है डियर, ये भी चीज आपको याद रख लेना है कभी अगर आप भूल जाओ। ठीक है, ओ से बी भी आपको पता लगे। अब देखना याद कि जो अप टू पॉइंट बी है जो डियर अप टू पॉइंट बी है, इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। सिर्फ ओनली इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। बट डियर जब हम अप टू पॉइंट सी तक आते हैं, सी डैश नहीं, सी तक आते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज इलास्टिक रेंज। तब उसको हम बोलेंगे इलास्टिक रेंज बोलेंगे डियर। ठीक है, तभी हम उसको इलास्टिक रेंज बोलेंगे। तो कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक रेंज सर क्या ये है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है इलास्टिक रेंज और इलास्टिक उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है डियर, अब जो ये वाले पॉइंट होते हैं डियर, यहां तक बोला सर आपने कि कैसा है, इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, कैसा बोला सर आपने, इलास्टिक लिमिट है। मैं लिख देता हूं, ये कैसा है, इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक रेंज है। कैसा है, इलास्टिक रेंज है इस पॉइंट। क्योंकि जो ये वाले पॉइंट होते हैं ना डियर, ए बी सी, ये बहुत माइक्रो में होते हैं और एक ही पॉइंट पे इसको प्रैक्टिकली कंसीडर किया जाता है।
एक्चुअल में ये एक, जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तब तो एक ही पॉइंट पे कंसीडर करते हैं, इन तीनों पॉइंट को इस सी पॉइंट पे कंसीडर करते हैं डियर, ठीक है। बट जब हम थ्योरेटिकल करते हैं तो इसको थोड़ा सा मैंने आपको एक समझाने के लिए ऐसा दिया, ये इतना ज़्यादा भी नहीं होता, ये बिल्कुल क्लोज होता है, 87 डिग्री सेल्सियस पे होता है डियर। यहाँ पे जो इसकी क्लोजनेशन होती है वो कितने डिग्री पे होती है, 87 डिग्री पे होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक इलास्टिक जोन है, और जब तक इलास्टिक रेंज में है तब तक आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड एप्लीकेबल है। ये भी आपको याद रखना है कि इलास्टिक रेंज तक ही हमारा क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एप्लीकेबल है। कौन एप्लीकेबल है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एप्लीकेबल है। और जो डियर यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, जब इलास्टिक रेंज होता है तो यहाँ पे पॉइजन्स रेशो आपकी 0.3 होती है। पॉइजन्स रेशो कितनी होती है, 0.3 होती है। बट जब डियर ये प्लास्टिक जोन में चला जाता है तो प्लास्टिक जोन में कौन से आता है, ये दोनों यहाँ से आगे, ये दैट इज प्लास्टिक जोन। ये क्या है आपके पास, दैट इज प्लास्टिक जोन के अंदर आता है ये, ठीक है। और ये जब प्लास्टिक जोन में आता है तो यहाँ पे जो मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, तो यहाँ से इलास्टो वर्सेस प्लास्टो, यहाँ पे कौन एप्लीकेबल होता है आपका, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है आपका एलएसएम साहब जी। कौन एप्लीकेबल होता है, एलएसएम जी। और जो यहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस में जो पॉइजन्स रेशो होती है वो भी वेरी करती है, दैट इज 0.5 वेरी करती है डियर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और जो सी से डी है, दिस इज कौन सा जोन है, ये प्लास्टिक जोन। कौन सा जोन है, प्लास्टिक जोन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं पॉइंट सी। अब मैं नीचे आया है, सी डैश पे नहीं आया, सी। सी क्या रिप्रेजेंट करता है डियर, सी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आपको, दैट इज यील्ड पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा भाई, यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये यील्ड पॉइंट कौन सा होता है, दैट इज FY होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होती है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलास्टिक रेंज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलास्टिक रेंज। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी इलास्टिक रेंज की डियर, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन भी बोल सकता हूँ मैं, और दूसरी डेफिनेशन मैं इसकी ये भी बोल सकता हूँ डियर कि यहाँ पे क्या होता है, इट इज द स्ट्रेस वैल्यू। ये भी क्या है कि ये एक स्ट्रेस वैल्यू है, इट इज द स्ट्रेस वैल्यू, इट इज द स्ट्रेस वैल्यू एट विच स्ट्रेस इज इंड्यूस। जहाँ से आपका एट विच प्लास्टिसिटी इज, जहाँ पे प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी आपकी इंड्यूस होती है, स्टार्ट होती है, मतलब इंड्यूस होती है। और प्लास्टिसिटी मतलब आपका मटेरियल का नो डिफॉर्मेशन, प्लास्टिसिटी का मतलब मटेरियल का नॉट डिफॉर्म होना, नॉट डिफॉर्मेशन। मटेरियल का डिफॉर्मेशन होना क्या कर दिया, बंद कर दिया भाई, ठीक है। इससे पहले हम कह रहे थे कि लोडिंग और अनलोडिंग पाथ विल बी सेम, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। और एक और पॉइंट, इसको हम यील्ड पॉइंट को एक और डेफिनेशन इसको मैं दे सकता हूँ, और एक और तीसरी डेफिनेशन भी मैं इसको दे सकता हूँ कि इट इज द स्ट्रेस वैल्यू विच द, इट इज द स्ट्रेस वैल्यू, इट इज द स्ट्रेस वैल्यू एट विच, it is the stress value at which definite increase the strain without stress, कि आपका स्ट्रेस लग नहीं रहा है, आपका स्ट्रेस लग नहीं रहा है और कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहा है डियर, इंक्रीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी स्टार्ट होती है और इलास्टिसिटी फिनिश होती है और प्लास्टिसिटी इंड्यूस होती है, एक ही है। और सर ये जो सी पॉइंट है, इसी पॉइंट में आपकी मैक्सिमम इलास्टिक रेंज रहती है, मैंने FY लिखा है। और नेक्स्ट सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर आपका स्ट्रेन बढ़ता जाता है बट स्ट्रेस कांस्टेंट होता है। कभी सोचिएगा डियर, आपका घर है, घर के ऊपर लोड लग रहा, लोड कांस्टेंट है, लोड क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्ट्रेस उसके ऊपर कांस्टेंट है और फिर भी वो डिफॉर्म कर रहा। क्या हम उसको डिज़ाइन करना चाहिए? जी, उसको कभी भी नहीं डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये वाला जो रीज़न होता है, इसको हम ये डिज़ाइन पर्पज़ के लिए नहीं है हमारे लिए। अभी क्यों नहीं है ये भी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आगे की कंडीशंस की क्या बोलती है ये कंडीशन, ठीक है। सर विदाउट स्ट्रेस, बिल्कुल सर यहाँ पे विदाउट स्ट्रेस है, ठीक है। इंक्रीज द स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस,
ओके अब यहाँ पे क्या होता है डियर, बिल्कुल अब यहाँ पे 2 पॉइंट आया, एक तो सी डैश है और एक सी है, ये पॉइंट तो चलो आपको पता हो गया। और जो यील्ड पॉइंट को जो कंसीडर किया जाता है एज ए डिजाइन, वो इसी पॉइंट पे कंसीडर किया जाता है डियर, सी डैश पे कभी नहीं किया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखना है। अब देखो यहाँ पे सी डैश और सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, सी और सी डैश, ठीक है। अब इसमें देखो डियर पॉइंट सी डैश, मैं पॉइंट सी डैश लिखता हूँ पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज पॉइंट सी लिखता हूँ, ठीक है डियर। पॉइंट सी डैश जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट को, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है डियर, अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अपर लिमिट को। और पॉइंट सी ये लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। और डियर इसको जो ये लोअर लिमिट है इसको ही एज ए डिजाइन कंसीडर किया जाता है। अब देखो बड़े ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ सील अपर लिमिट पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है डियर, आपकी रेट ऑफ लोडिंग इज हाई होती है। क्या होता है भाई, रेट ऑफ लोडिंग इज हाई होती है, यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग हाई होती है, और यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग क्या होती है, लो होती है। रेट ऑफ लोडिंग इज स्लो लिख देता हूँ, ठीक है, स्लो होती है, यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे स्लो होती है, ठीक है डियर। अब देखो रेट ऑफ लोडिंग हाई का मतलब क्या है, सडन लोड लगा देना। रेट ऑफ लोडिंग का मतलब है कि वहां पे आपने सडन लोड लगा दिया, सडन लोड। अरे भाई अगर आप किसी बॉडी के ऊपर सडन लोड लगाओगे तो क्या होगा, क्रश होगा वो एक साथ। बट यहाँ पे कैसा लोड लगाया है डियर, ग्रेजुअली लोडिंग, और आप क्या चाहोगे कि हम डियर ग्रेजुअली लोडिंग लगाएं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जब सडन लोड आप लगा रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका मटेरियल कब क्रश हो रहा है, किस पॉइंट पे क्रश हो रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट, अब देखो मैं इसके ऊपर अगर डायरेक्ट लोड लगा देता हूं तो ये बिल्कुल एकदम से स्ट्रेस हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पता नहीं लगा यार कि मटेरियल का बिहेवियर क्या बोल रहा है, बट डियर अगर मैं इसको 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन इस टाइप का लोड लगाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई वो 40 किलो के न्यूटन लोड लगाने पे कहाँ पे फेल हुआ है। यहाँ तो एकदम से 40 लगा दिया तो भाई क्रश ही होगा। अरे भाई अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एकदम से 80 किलो का वजन उठा लूँ तो क्या मैं उसको सहन कर पाऊंगा, भाई नहीं यार। तो मैं क्या करूँगा, मेरी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मैं पहले 10 किलो का उठाऊंगा, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 65 का, 67 का। अगर मैं वो लोड को सह पा रहा हूँ तभी तो मेरी स्ट्रेंथ पता लगेगी। अगर एकदम से मेरे ऊपर कोई 80 किलो का वेट रख दे तो भाई वो तो मुश्किल है। तो कुछ यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब है कि जब आपका रेट ऑफ लोडिंग इज हाई का मतलब है यहाँ पे बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज नॉट नो। यहाँ पे आप बिहेवियर ऑफ मटेरियल का पता नहीं लगा सकते हैं। बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज नॉट नो, बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज नॉट नो, यहाँ पे नहीं लगा सकते। बिहेवियर ऑफ मटेरियल आप नहीं जान सकते। बट जब ग्रेजुअली लोड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है डियर, बिहेवियर ऑफ मटेरियल आप जान पाते हैं। बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज नॉन, बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज नॉन। तो आप बिहेवियर ऑफ मटेरियल को क्या कर पाओगे डियर, जान पाओगे। और जब बिहेवियर ऑफ मटेरियल को जान पाओगे तो तभी आप है। और एज ए डिज़ाइन भी इसी को ही कंसीडर किया जाता है डियर। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं लिखता हूँ, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट इज considered as lower yield point is considered as design yield। इसी को ही आप डिज़ाइन यील्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन यील्ड कंसीडर करते हैं डियर। तो ये था आपका पॉइंट सी डैश और पॉइंट सी, ठीक है डियर। अब आगे मूव करते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि पॉइंट सी जो है दैट इज लोअर यील्ड पॉइंट है, और इसको ही हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, सेम बताया बिल्कुल ऐसे ही, कि इसी को हम एज ए डिज़ाइन कंसीडर करते हैं। तो लिख देते हैं एज ए डिज़ाइन कंसीडर करते हैं सर। और एक ये भी कहा कि जो सी पॉइंट है ये कैसा है लोड, यहाँ पे रेट ऑफ लोडिंग कैसी है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ लोडिंग क्या है भाई, हाई है। रेट ऑफ लोडिंग इज लो है, सॉरी स्लो है, मतलब ग्रेजुअली, ठीक है, ये भी आपको बता दिया है। बट डियर जो आपका सी पॉइंट है, जो एट ए पॉइंट सी डैश है, एट ए पॉइंट जो आपका क्या है डियर, दिखता हूं आगे नहीं लिखा मैंने, सी डी नहीं लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। जो एट ए पॉइंट सी डैश है डियर, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि कैसा है भाई वहां पे हाई रेट ऑफ लोडिंग है। तो आप लिख सकते हो
इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड बी अवॉइडेड, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं डियर, इट शुड बी अवॉइडेड बाय, किससे अवॉइड कर सकते हैं आप, क्वेंचिंग प्रोसेस से अवॉइड कर सकते हैं, किससे डियर, क्वेंचिंग प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एट ए पॉइंट सी डैश को आपने अगर अवॉइड करना है तो किससे अवॉइड करेंगे, क्वेंचिंग प्रोसेस से अवॉइड करेंगे। दिस इज द सी पॉइंट। अब आगे चलते हैं, मूवमेंट करते हैं डियर आपका सी डी रेंज, कि सी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी डी रिप्रेजेंट करता है डियर आपके पास, दैट इज क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, सी डी, सी डी जो आपके पास रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है प्लास्टिक यील्डिंग, प्लास्टिक यील्डिंग, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक यील्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक यील्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक यील्डिंग, या फिर मैं कहूं यील्ड ऑफ प्लेटू, यील्ड ऑफ प्लेटू, दैट इज यील्ड ऑफ प्लेटू, यील्ड ऑफ प्लेटू। ठीक है, या तो वो आपकी प्लास्टिक यील्डिंग या यील्ड ऑफ प्लेटू को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्ट्रेन तो आपका बढ़ रहा है बट स्ट्रेस कांस्टेंट हो रहा है, ये भी तो सबसे बड़े टास्क है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो प्लास्टिक जोन होता है उसमें जो आपका, अब ध्यान दीजिएगा पीछे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सर कितना स्ट्रेन यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, ये भी चीज़ क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं, ये जो डियर होता है आपका प्लास्टिक रेंज जो होती है ये कितनी होती है, ये होती है आपके पास 10 to 15%, कितनी होती है भाई ये 10 to 15% होती है, कितनी होती है ये 10 to 15% होती है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ भी मत भूलना आपने, ज़्यादा बेटर होगा अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी डियर। ठीक है, क्वेंचिंग प्रोसेस ये भी हो गया है। अब देखो यील्डिंग, और यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे यील्ड ऑफ प्लेटू, यील्ड ऑफ प्लेटू, सॉरी यील्ड ऑफ प्लेटू की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन, तो सॉरी यील्ड ऑफ प्लेटू, PLE प्लेटू, PLATEAU प्लेटू, दैट इज यील्ड ऑफ प्लेटू। ठीक है, अब डियर जो यहाँ पे यील्ड ऑफ प्लेटू का कंसेप्ट जो आपके पास है, ठीक है डियर, अब देखो यहाँ पे यील्ड ऑफ प्लेटू को हम कैसे स्टडी करेंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे जो आपका यील्ड ऑफ प्लेटू है, यील्ड ऑफ प्लेटू को आप कैसे करेंगे, ये तो ये अभी आपको याद रखना है कि जो ईड स्ट्रेन इन ड्यूट्स, ठीक है, एड इज इक्वल टू 10 to 15 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन प्लास्टिक यील्डिंग। ठीक है, स्ट्रेन इन हार्डनिंग जोन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखना। तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन P लिखा और एप्सिलॉन D लिखा। एप्सिलॉन P का मतलब क्या है, एप्सिलॉन P का मतलब है डियर एप्सिलॉन C लिखता हूँ, P नहीं लिखता हूँ, P तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, कोई बात नहीं, ये P है और ये आपके पास C है। ठीक है, ये क्या है, P है और ये आपके पास C है। EC स्ट्रेन इन एप्सिलॉन C का मतलब क्या है, स्ट्रेन एट इलास्टिक यील्डिंग, स्ट्रेन एट इलास्टिक यील्डिंग, इलास्टिक यील्डिंग। ठीक है, और P क्या है, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग, स्ट्रेन एट प्लास्टिक यील्डिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है डी। ठीक है, कितना होता है, 10 to 15 टाइम्स होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब आ जाता है सी डी, क्लियर हुआ आपका। अब आ जाता है आपके पास नेक्स्ट डीई। अब डीई क्या रिप्रेजेंट करता है, डीई रिप्रेजेंट करता है आपके पास स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या रिप्रेजेंट करता है डियर, डीई रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, स्ट्रेन हार्डनिंग, हार्डनिंग। अब स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब आपके स्ट्रक्चर का डीक्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, डीक्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। यहाँ पे डियर क्या हो जाता है, डीक्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। और जब डीक्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ क्या भाई, डीक्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ क्या, इन दिस जोन में क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व इज ओनली, स्लोप ऑफ कर्व इज ओनली 4% ऑफ इलास्टिक रेंज, कि सिर्फ 4% ही इलास्टिक रेंज में रहता है, क्योंकि दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है सर, ये तो हमें पता लग गया, बट ये 4% इलास्टिक रेंज का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक वेरी स्मॉल चेंज इन लोड,
कि थोड़े से लोड लगाने पे भी यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज आएगा, और वो चेंज कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन में होगा। तो ये चीज़ भी पॉइंट लिखो कि ये क्या है, एट वेरी स्मॉल चेंज, एट वेरी स्मॉल चेंज, एट वेरी स्मॉल चेंज इन लोड, it will give more strength, it will give more deformation, it will give more deformation, कि वहाँ पे थोड़े से लोड लगाने पे भी बहुत ज़्यादा मुझे क्या मिल रहा है, डिफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, दैट इज DE। अब देखो डियर, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे बैक चलता हूँ, यहाँ पे कुछ बताना था। हाँ, मैंने आपको बताया कि यील्ड ऑफ प्लेटो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस आपका सर कांस्टेंट हो गया है, स्ट्रेस क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, बट स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैंने नहीं बताया, बता देता हूँ, स्ट्रेन क्या हो रहा है आपके पास, बढ़ता जा रहा है। अगर डियर ऐसा आ रहा है तो यील्ड ऑफ प्लेटो को आप क्या कर सकते हैं, तो दैट इज यील्ड ऑफ प्लेटो को आप डियर्स क्या कर सकते हैं, टू बी एलिमिनेटेड कर सकते हैं, टू बी एलिमिनेटेड कर सकते हैं। कैसे सर, एलिमिनेटेड बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बाय कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। हम नहीं चाहते कि भैया हमारे पास कांस्टेंट स्ट्रेस होने के बावजूद भी उसमें क्या आ रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता अपने स्ट्रक्चर के अंदर कि ऐसा उस पर हो जाए यार। ठीक है, तो ये चीज़ भी बतानी थी आपको, तो बता दी। इन दिस जोन ये भी आपको बता दिया कि इसका 4% वहाँ पे डीक्रिस्टलाइजेशन शुरू हुआ, यानी कि 4% इलास्टिक रेंज आई वहाँ पे, 4% क्या हुआ यहाँ पे, इलास्टिक, कि इन दिस जोन में स्लोप ऑफ कर्व इज 4%, 4% वहाँ पे इलास्टिक रेंज में आया, जिससे क्या हुआ, मुझे नुकसान ही हुआ यार। ठीक है, नुकसान ही हुआ, बेनिफिट तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी आपको कंडीशंस क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज DE पॉइंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डियर मूव करते हैं पॉइंट F। जो पॉइंट F क्या रिप्रेजेंट करता है डियर, पॉइंट F जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है डियर। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जो डियर ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को आपके पास रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ध्यान देना, इट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ, ये आपकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इट इज द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम नहीं होगा भाई, कम मैक्सिमम होगा, ये भी बताऊंगा। इट इज द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमन की बात कर रहा हूं, स्पेसिमन, इट इज द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमन अंडर वुड फेल। अगर यहाँ पे डियर स्पेसिमन की बात कर रही है, मतलब एक स्पेसिमन की बात कर रहा है, अगर स्पेसिमन आएगा तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अगर डियर सैंपल आएगा, क्योंकि सैंपल में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पेसिमन होते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो जाएगा, यही वहां पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे मैंने एक प्लेट्स कट किया, प्लेट को देखो यहाँ पे ये वाले मेरे पास कोई सेक्शन है, मैंने इसको प्लेट थी और इसके कितने सैंपल बनाए, 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 और 5 हो गया। ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया। एक तरफ मैंने यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस लिखी Fy और दूसरी तरफ Fu लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज रहेगी मेरे पास, दैट इज 210, 220 एंड 230 एंड 240 एंड 250। हो सकता है कि वो अलग अलग, मतलब एक सैंपल, दूसरा एक स्पेसिमन, 2 स्पेसिमन, 3 स्पेसिमन, 4 स्पेसिमन, 5 स्पेसिमन, और यहीं पे जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी दैट इज 410, 420 एंड 430, दैट इज 440 एंड दैट इज 450। ठीक है, अगर डियर मैं अगर अकेले स्पेसिमन की बात करूंगा तो मिनिमम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगर मैं स्पेसिमन की बात करूंगा तो मिनिमम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया जाएगा, दैट इज 4110 के लिए डिजाइन किया जाएगा। अगर डियर मैं सैंपल की बात करता हूं, अगर मैं सैंपल के लिए डिजाइन करूंगा तो क्या आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगी। अगर सैंपल के लिए बात किया जाए, अगर यहाँ पे स्पेसिमन की जगह डियर अगर सैंपल हो जाएगा, अगर यहाँ पे स्पेसिमन की जगह सैंपल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अगर यहाँ पे सैंपल हो जाएगा तो ये स्पेसिमन की जगह सैंपल हो गया, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पेसिमन हो गया। अगर एक स्पेसिमन होगा तो मिनिमम, अगर सैंपल लिख के आएगा तो ये हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ
सैंपल। ठीक है, तो इट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है डियर, अब यहाँ पे जो ये वाली है, जो ये वाली आपकी यील्ड स्ट्रेस है, ये भी डिपेंड करती है डियर आपके पास। देखो यील्ड स्ट्रेस तो ये करती है आपके कि आपके मेंबर की थिकनेस कैसे है। तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे थिकनेस ऑफ मेंबर, थिकनेस ऑफ मेंबर, यहाँ प्लेट लिख दूँ, प्लेट लिखो या मेंबर लिखो, और यहाँ पे आ जाएगी दैट इज यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अगर थिकनेस ऑफ मेंबर T इज लेस देन इक्वल टू अगर 20 mm है तो वहाँ पे यील्ड स्ट्रेस कितना रहेगा आपके पास, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रहेगी, अगर लेस देन 20 mm है तो 250 मेगापास्कल रहेगी। अगर डियर 20 से थिकनेस 40 mm के आसपास है तो ये कितना आएगा 240 मेगापास्कल पास्कल। अगर ये डियर ग्रेटर देन 40 mm है तो ये कितनी रहेगी आपके पास, दैट इज 250 mm। तो ये याद रख, सॉरी 230 mm, बढ़ेगी नहीं घटेगी। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी डियर, बढ़ेगी। अरे वैसे ही अगर आप यूज़ करो तो 20 mm की भी काफ़ी होती है। ठीक है, ऐसा मत सोचो। ठीक है, ज़्यादा थिकनेस सोचोगे, ऐसा सोचोगे ज़्यादा थिकनेस होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए। तो ये था आपका कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपके कोड ने कहा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है डियर वो आपके पास होती है दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो डियर ये थे आपके जो ई से एफ, सॉरी जो एफ पॉइंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आपको यहाँ पे पता लग गया है। अब डियर आगे मूव करते हैं, आगे आता है एफ से जी पॉइंट। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपका अगेन इट इज द नेकिंग जोन। इसको क्या बोलते हैं डियर, नेकिंग जोन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ कर्व इज फॉल, स्लोप ऑफ कर्व इज फॉल। कर्व का जो स्लोप है वो क्या होता है यहाँ पे डाउन हो जाता है। बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि एरिया एट ए पॉइंट एफ, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास, फ्रैक्चर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है डियर। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब फेलियर पॉइंट। तो माइल्ड स्टील का जो फेलियर पॉइंट होता है डियर वो कितना होता है ये भी पूछा जाता है, दैट इज 0.23%। ठीक है, अगर HYSD बार का देखे डियर तो ये होता है दैट इज 14.2%। ठीक है, तो माइल्ड स्टील कितने पे फ्रैक्चर होता है 0.23% और HYSD बार किस पे फेल होता है 14.2। 14 है भाई, इसको ज्यादा मत सोच लेना कि सर ने ये क्या लिखा, दिस इज द 14, दिस इज द 14.2। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन थी जो आपको यहाँ पे पता होनी ही चाहिए थी। ठीक है भाई, तो दैट्स इज कंडीशन। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था। ठीक है डियर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे हमने स्टडी की डियर, ये सारा का सारा आपने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहा डियर जो आपको नहीं आया। दिस इज द, ये डी से ई स्ट्रेन हार्डनिंग है, तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रेन हार्डनिंग है। ठीक है, हार्डनिंग है, और ये क्या है, नेकिंग जोन है, नेकिंग है, और ये क्या है आपके पास, फ्रैक्चर जोन है। ठीक है डियर, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, डायग्राम क्लियर हुआ। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।